हेलो दोस्तों, दिस इज योर अर्जुन सिंह दलाल और मैं आप लोगों का स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। जय हिंद, जय महाकाल, सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब। हम अपनी ज्योग्राफी पढ़ रहे थे। ज्योग्राफी में हमने सोलर सिस्टम स्टार्ट किया था। सोलर सिस्टम में हमने सन पढ़ चुके हैं। हम प्लैनेट्स पढ़ रहे थे अपने। प्लैनेट्स में हमने पढ़ा था कि हमारे 8 प्लैनेट्स हैं। पहले 9 थे, 2000 ये 8 में शायद ये 6 में इतने में ही एक प्लूटो निकाल दिया गया था। वो अपने आप देख लेना, मेरे को डेट बिल्कुल याद नहीं है उसकी। वो क्यों निकाला था वो आज पढ़ लेंगे हम कि प्लूटो प्लैनेट्स क्यों नहीं रहा, मैं क्यों नहीं आया था अब। और हमारे 8 प्लैनेट कौन कौन से हैं वो भी मैं बता चुका। पहले 4 की क्या क्वालिटी है, बाद के 4 की क्या क्वालिटी है वो भी बता चुका। पहले 4 जो एस्टेरॉइड बेल्ट है उससे पहले आते हैं, इसको इंटीरियर प्लैनेट्स बोलते हैं। नेक्स्ट 4 एक्सटीरियर होते हैं, जो हमारी जो एस्टेरॉइड बेल्ट है उसके बाहर आते हैं। कीपर बेल्ट जो गैस की बेल्ट है एक, वो भी एक एस्टेरॉइड बेल्ट ही है, बट वो बहुत ज्यादा फ्रीज्ड है। अच्छा, मैं ये चीज बताना चाह रहा था आपको कि हमारी अर्थ पे ही लाइफ क्यों है। अर्थ पे ही ऐसा क्या है एक्चुअल में। अगर अर्थ के पास या अर्थ के जैसे ही ग्रह अर्थ की ही ऑर्बिट पे, मतलब जिस ऑर्बिट पे अर्थ घूमती है सन के चारों तरफ, अगर उसी बेल्ट पे कोई और ऑर्बिट कोई और प्लेनेट भी होता तो भी उस पे लाइफ की पॉसिबिलिटी थी। जैसे हमारे मून पे लाइफ की पॉसिबिलिटी है, बट वो क्योंकि छोटा है और उसकी ग्रेविटी सॉरी उसकी ग्रेविटी कम है। ठीक है, बाकी वाटर वगैरह के सैंपल उस पे भी मिले। तो एक जोन बनता है जिसको हम बोलते हैं हैबिटेबल सन हैबिटेबल जोन। मतलब कि जहां पे जिस जोन में लाइफ पॉसिबल हो, ठीक है, उस जोन को हम बोलते हैं सन हैबिटेबल जोन। अगर हम पहले मर्क्यूरी और वीनस की बात करें तो बहुत ज्यादा हॉट है, उन पे एटमॉस्फेयर नहीं टिक सकता। उन पे जो हमारी गैस है जो H2O है वो लिक्विड फॉर्म में नहीं टिक सकते, तो पानी की पॉसिबिलिटी नहीं है। और पानी की पॉसिबिलिटी नहीं है क्योंकि पानी नहीं है तो जीवन भी नहीं है, क्योंकि पानी में ही सबसे पहले लिविंग ऑर्गेनिज्म ब्लू ग्रीन एल्गा जो थे वो पनपे थे। ये चीज आपको पता ही होगी, नहीं पता आगे बढ़ रहे। ठीक है ओशियन में वहीं से ही हमारा एटमॉस्फेयर आया, क्योंकि ब्लू ग्रीन एल्गी ने जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस की उससे ही हमारा एटमॉस्फेयर आया। आगे बढ़ने वाले हैं अभी थोड़े ही दिन बाद। और यहाँ पे वो पानी नहीं बन सकता तो लाइफ की पॉसिबिलिटी ना ही है। ना ही इस प्लेनेट पे बन सकता तो इस पे भी नहीं है। अर्थ पे बन सकता है। अर्थ उस जोन में है जिसपे हमारा H2O लिक्विड फॉर्म में रह सकता है। ना तो वो फ्रीज होगा ना वो गैस बनेगा। सो ये जोन क्या कहलाया, सन हैबिटेबल जोन। इसके बाद अर्थ विनस मार्स आता है। इसका टेम्परेचर थोड़ा सा डाउन हो जाता है। टेम्परेचर डाउन होने के बावजूद इस पे क्या होगा, जो वाटर है मे बी वो फ्रीज हो। जो वाटर है फ्रीज हो जाएगा, प्लस उसका एटमॉस्फेयर भी बहुत ज्यादा होगा। एटमॉस्फेयर अर्थ से ज्यादा होगा। सो पॉसिबिलिटी कौन कौन से ग्रह पे है जो अर्थ और मार्स की बेल्ट के पास आस पास होंगे। अर्थ और मार्स की, इसके बाद एस्ट्रॉइड बेल्ट के बाद ये तो गैसियस हो जाते हैं सारे के सारे। प्लस इनका टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो जाता है। बहुत ज्यादा टेम्परेचर, सॉरी, बहुत कम टेम्परेचर। मतलब इन पे जो गैसेस होगी वो फ्रीज होगी। ठीक है, और ये इनका जो सॉलिड पार्ट है वो फ्रीज गैसेस का ही है। समझ रहे हो। तो जो जोन लिविंग लाइफ के लिए पॉसिबल हो, जहां पे लाइफ पॉसिबल हो,
उस जोन को हम क्या बोलते हैं, सन हैबिटेबल जोन। ये टॉपिक रह गया था हमारा कल। वैसे ये इतना खास नहीं है, कहीं मेन चीज में किसी क्वेश्चन के साथ आ गया तो आ गया। इवन तो ये छोड़ो, अब सैटेलाइट हमने पढ़ ली थी, अब हम पढ़े हैं ड्वार्फ प्लैनेट। ड्वार्फ ड्वार्फ तो बोना होता है ना, बोना बोलते हैं जिसको हिंदी में। सो 2006 में, इन 2006, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन यूनियन ने कुछ क्राइटेरिया निकाला। कितने? 3 क्राइटेरिया निकाले। किसके लिए? फॉर द प्लेनेट, कि कौन सी बॉडी प्लेनेट होगी, कौन सी बॉडी नहीं होगी। वो किस बेसिस पे तय करेंगे? जो 2006 में एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने जो 3 क्राइटेरिया दिए, उनके बेसिस पे। सबसे पहला क्राइटेरिया, ऑर्बिट अराउंड द सन। फिक्स होना चाहिए। कैसे फिक्स ऑर्बिट अराउंड द सन? मतलब जो प्लेनेट सन के चारों तरफ एक फिक्स ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा, उसको हम क्या बोलेंगे? प्लेनेट। जो भी बॉडी सन के चारों तरफ एक फिक्स ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगी, उसे प्लैनेट्स बोलेंगे। ये थी डिमेरिट किसकी? प्लूटो की। वो क्योंकि किसी और के ऑर्बिट में घुस के उसका ऑर्बिट कट कर रहा था, इसलिए उसे ग्रह की जो लिस्ट है उससे निकाल दिया। अच्छा, सेकंड, इनफ मास टू अचीव क्या? हाइड्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम, हाइड्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम। इसका मतलब क्या हुआ है? कि उसके पास इतना मास होना चाहिए कि जब वो रोटेट करे, ठीक है, क्योंकि अगर आपके एक हैवी बॉडी है किसी का, कोई एक हल्की बॉडी है और एक हैवी बॉडी है, जब दोनों को रोटेट करेंगे ना, तो जो हैवी बॉडी होगी उस वो अपने शेप को एक गोल, मतलब गोलाई में बना लेगी, एक गेंद की तरह, एक बॉल की तरह बन जाएगा उसका, जब उसे रोटेट करेंगे, अगर उसका मास इनफ है, ठीक है। और अगर उसका मास कम है, ठीक है, उसे घुमाते रहो, वो ऐसी ऐसी की ऐसी रहेगी, या फिर थोड़ी बहुत चेंज होगी, लेकिन वो गोल नहीं बनेगी, परफेक्ट गोल नहीं बनेगी। तो उसको इतना मास, उसका उस बॉडी का इतना मास होना चाहिए कि जब वो रोटेट करे तो वो शेप क्या ले ले, एक स्फीयर की, ठीक है, मतलब कि वो गोल बन जाए, वो बिल्कुल गोल बन जाए। लेकिन प्लूटो जो था वो गोल नहीं था, ठीक है। लाइक एस्ट्रॉइड्स होते हैं, ठीक है, वो किसी भी कोई भी साइज के होते हैं, कोई भी शेप होते हैं, कोई भी साइज होता है, और उनका साइज गोल नहीं होता। क्यों? क्योंकि उनमें इतना ज्यादा मास है ही नहीं, उनका मास इतना ज्यादा नहीं है कि वो घूमते घूमते क्या हो जाए, घूमते घूमते एक बोल का आकार ले ले, एक गोलाकार आकार ले। ठीक है, आई होप ये चीज समझ आई होगी। जो थर्ड थी वो क्या चीज थी? कैपेसिटी टू क्लियर नाइबरहुड।
मतलब कि जो आसपास उसके एस्ट्रॉइड है, एस्ट्रॉइड बेल्ट है, ठीक है, जो उसके पास और कोई मतलब अगर मान लो कि हमारी पृथ्वी पे कुछ भी एस्ट्रॉइड गिरने लगे, सो एक तो उसके पास कैपेसिटी होनी चाहिए कि वो उसको नष्ट कर दे, मींस एटमॉस्फेयर होना चाहिए, थोड़ा सा एटमॉस्फेयर होना चाहिए। प्लस आप जब वो रिवॉल्व कर रही है, जब बन रही थी, वो रिवॉल्व कर रही थी, तो जो एस्ट्रॉइड, जो भी मटेरियल उसके आसपास था, उसने उसका क्या बना दिया, मून, सैटेलाइट बना दिया, ठीक है। या फिर जो उस, मतलब इसका सिंपल सिंपल मीनिंग है कि उसका मून होना चाहिए, ठीक है। मतलब उसने जो भी उसके आसपास चारों तरफ मटेरियल घूम रहा है, उसने उसका मून बना दिया, ठीक है, या उसका मून बन गया। या फिर जो उसके अंदर कोई भी एस्ट्रॉइड घुसने की कोशिश करे तो वो उसे डिस्ट्रॉय कर दे, ये चीज इसकी हुई। तो ये 3 क्राइटेरिया थे एक एक प्लेनेट का, प्लेनेट होने का, एक बॉडी का प्लेनेट होने का। मतलब कोई भी बॉडी अगर इन 3 क्राइटेरिया को फॉलो करती है तो वो प्लेनेट, मतलब वो ग्रह की श्रेणी में आएगी। फिक्स ऑर्बिट होना चाहिए, उसका मास इतना इनफ होना चाहिए कि वो गोल गोलाई शेप में ले ले घूमते घूमते, और उसके आसपास एटमॉस्फेयर होना चाहिए, उसका एक कोई ना कोई सैटेलाइट होनी चाहिए, ठीक है। वैसे हमारे मर्क्यूरी वीनस की सैटेलाइट नहीं है, बट उनके आसपास कोई भी ऐसी डिब्रीज या कोई एस्ट्रॉइड ऐसे घूमता नहीं है, जो कि प्लूटो प्लूटो में मे भी घूमता, उससे उससे भी बड़ा। मतलब आप ये समझो कि ग्रह तो आपका छोटा है, ठीक है, ग्रह तो है छोटा, लेकिन आप उससे भी बड़ा आपका चांद है, मतलब सैटेलाइट आपकी उससे भी बड़ी है। ताकि अर्थ है, अर्थ की जो सैटेलाइट है वो अर्थ से छोटी है, बट प्लूटो की एक सैटेलाइट थी जो उससे भी बड़ी थी, जो नहीं, सैटेलाइट नहीं कह सकते आप, उसके पास एस्ट्रॉइड था, उसके आसपास एस्ट्रॉइड घूम रहा था जो कि उस प्लूटो से भी बड़ा था, समझे। सो इसलिए उसको निकाल दिया। अब छोटे छोटे से टॉपिक रह गए। फर्स्ट इज कीपर बेल्ट, या फिर ऊट कहते हैं हम, और टी, WORT। मतलब क्या है इसका, जो हमारी 8 के 8 प्लेनेट है उसके जस्ट आगे एक बेल्ट है, किस चीज की, द रेमिनेंट ऑफ planet with frozen gas, rocks and debris material present in the outer edge of outer edge of solar system। जो सोलर सिस्टम के हमारा सन, हमारे छोटे छोटे प्लैनेट, हमारी एस्ट्रॉइड बेल्ट जिससे हमारे ऊपर एस्ट्रॉइड आते हैं, हमारे चारों प्लैनेट्स। इसके बाद जो लास्ट में बेल्ट आई, ये वाली, ये एक तो है जमी हुई, बिल्कुल फ्रोजन बेल्ट है, ठीक है, और इसमें जो गैसेस है वो भी जमी हुई है, मतलब वो फ्रीज्ड है, ठीक है। और ये किस, जैसे ये बेल्ट है ना, सेम वो ऐसी है, अगर ये भी लास्ट में होती तो ये भी जम जाती। इसमें ज्यादातर एस्ट्रॉइड मिलेंगे आपको, ज्यादातर और रॉक के पार्टिकल्स बड़े बड़े मिलेंगे, उसमें कम है, उसमें छोटे छोटे हैं, उसमें गैसेस ज्यादा है। क्यों गैसेस ज्यादा है, वो मैंने आपको बता ही दिया कल की वीडियो में, कि गैसेस क्यों ज्यादा होती है लास्ट 4 में, और लास्ट के 4 के बाद की एटमॉस्फेयर में, एटमॉस्फेयर नहीं, स्पेस में यू कैन से। सो इसमें गैसेस ज्यादा है, प्लस रॉक भी है, मटेरियल भी है, और डिब्रीज भी है, ये सब चीजें, लेकिन फ्रीज फॉर्म में। सो इस बेल्ट को हम बोलते हैं क्या, कीपर बेल्ट, ठीक है, जिसमें क्या है, फ्रीज गैसेस प्लस रॉक्स एंड प्लैनेटरी डिब्रीज,
और डिब्रीज। डिब्रीज बोलते हैं हम जो छोटे छोटे पार्टिकल्स, जो छोटे छोटे टूटे फूटे प्लैनेट से अलग हुआ कुछ, ठीक, कुछ सैटेलाइट से अलग हुआ, कुछ एस्ट्रॉइड्स का टूटा हुआ पार्ट, ये सब चीजें होती है डिब्रीज। एक तरह की रोकी होती है बट वो छोटे छोटे होते हैं, ठीक है। और ये कहाँ है? एट द एंड ऑफ सोलर सिस्टम। ऐसे आपको नोट्स बनाने हैं अपने, सिंपल फॉर्म में आपके नोट्स होने चाहिए, 1 लाइन 2 लाइन, बात खत्म। ये डायग्राम बना लेना, बात खत्म। क्योंकि इसे डायग्राम को देखते ही आपको समझ आ जाएगा, और अगर ऐसे डायग्राम आप एग्जाम में भी बनाते हो तो क्वेश्चन, इसको ये पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, उसे पता होगा क्या लिखा है आपने। भले ही आपने ये भी गलत लिखा है तो आप मे बी वो पढ़े भी ना इस चीज को। नाउ आज हम इसको खत्म ही करके मानेंगे, कल से हमारा स्टार्ट होगा व्हाट? सोलर इक्लिप्स। नाउ एस्ट्रॉइड्स, ये इंटरेस्टिंग से टॉपिक है। एस्ट्रॉइड होता क्या है? फिर से वही डायग्राम, सन 1 2 3 4, ठीक है। 4 के बाद ये आ गई हमारी एस्ट्रॉइड बेल्ट। सो जो रॉक पार्टिकल्स, बड़े बड़े रॉक पार्टिकल्स, ठीक है, सन के राउंड रिवॉल्व करते हैं, जैसे हमारे ग्रह करते हैं, जैसे हमारे प्लैनेट्स करते हैं, ऐसे मटेरियल द आर द स्मॉल रॉकी एंड मेटेलिक ऑब्जेक्ट ऑर्बिटिंग सन इन अ बेल्ट बिटवीन मार्स एंड जुपिटर। ये मार्स हो गया आपका, ये जुपिटर हो गया आपका, और इन दोनों के बीच में रिवॉल्व कर रहे हैं, किस किस के हैं? ये मेटेलिक एंड रॉकी, ठीक है। और रिवॉल्विंग अराउंड द सन, ये जो बेल्ट में पीसेस यू कैन से, बॉडीज यू कैन से, जो बेल्ट, इस बेल्ट में मेटल और रॉक्स की बॉडीज रिवॉल्व कर रही है, ठीक है, उनको हम कहते हैं एस्ट्रॉइड। समझ आया? ये होती है एस्ट्रॉइड। अब इसी फिगर को बना रहने देना चाहिए। अब मीटियोइड्स, जब ये एस्ट्रॉइड अपनी बेल्ट से निकल के ग्रह की तरफ, किसी भी ग्रह की तरफ, क्योंकि हम पृथ्वी पे हैं तो हम पृथ्वी की बात करेंगे, अगर हम किसी और ग्रह पे होते तो उसी ग्रह की बात करते, तो ये अपनी बेल्ट से निकल के, एस्ट्रॉइड अपनी बेल्ट से निकल के जब जब ये एस्ट्रॉइड अपनी बेल्ट से निकल के आ जाते हैं कहाँ? पृथ्वी की एटमॉस्फेयर में की तरफ आने लगते हैं, ठीक, या तो पृथ्वी की तरफ या किसी और ग्रह की तरफ जब आने लगते हैं तो इनको हम बोलते हैं एस्ट्रॉइड्स, ओ सॉरी मीटियोइड्स, ठीक है। व्हेन एस्ट्रो यार लिखो क्या, व्हेन एस्ट्रॉइड्स कम आउट ऑफ एस्ट्रॉइड बेल्ट and start move toward any planet in our solar system. So जब ये एस्ट्रॉइड बेल्ट में से एस्ट्रॉइड अपनी बेल्ट को छोड़ के, कुछ भी रीजन हो सकता है, लाइक दो एस्ट्रॉइड आपस में टकरा गए और एक का फोर्स ने दूसरे को फेंक दिया, और उसकी वजह से जो एस्ट्रॉइड है वो निकल के ग्रेविटी पुल की वजह से दूसरे ग्रह के एटमॉस्फेयर की तरफ आने लगे, दूसरे ग्रह की तरफ बढ़ने लगे, उसे हम बोलेंगे मीटियोइड्स। सो अब तक ये एटमॉस्फेयर में नहीं घुसा, ये जान लेना।
ठीक है, एस्ट्रॉइड क्या होते हैं, मीटियोर्स क्या होते हैं, ये मैंने डिफरेंस बता दिया। अब मीटियोर्स, अच्छा ये तो मीटियोर्स हो गए। अब मीटियोर इसको मीटियोर्स होते हैं, और एक होता है मीटियोर। ठीक है, मीटियोर क्या होता है, इट इज अ फ्लैश ऑफ लाइट प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द बर्निंग ऑफ मेटेरियल्स इन द एटमॉस्फेयर। जब ये एस्ट्रॉइड किसी भी प्लेनेट के या अर्थ की एटमॉस्फेयर में घुस जाता है, और ड्यू टू फ्रिक्शन, एटमॉस्फेयर के फ्रिक्शन के कारण ये आग फायर पकड़ लेता है, फ्रिक्शन के कारण इसमें आग लगने लगती है, और जो हमें चमकता है, जो चीज हमें चमकती है, फ्लैश जो हमें चमकती है, उसको हम बोलते हैं मीटियोर। मिच्योर कह सकते हो आप, सॉरी मिच्योर। इट इज अ फ्लैश ऑफ लाइट produced due to the burning of meteorites in the atmosphere। ठीक है, जब मीटियोर्स क्या होता है, एटमॉस्फेयर में घुसता है अर्थ की, और वो फ्रिक्शन के कारण आग पकड़ लेता है, एक चमक पैदा होती है उसमें। ठीक है, उस चमक को ही हम क्या कहते हैं, मीटियोर। नाउ बोइड्स, आएगा बोइड्स। ये क्या होता है, जब हमारा मीटियोर ब्रस्ट या ब्लास्ट कर जाता है एटमॉस्फेयर में, व्हेन इन द एटमॉस्फेयर, इन द एयर या एटमॉस्फेयर। अब तक ये सरफेस पे नहीं छोड़ो, ये पढ़ना है। सो बियर्ड क्या होता है कि जब हमारा जो मीटियोर है वो ब्रस्ट हो जाए, एक्सप्लोड हो जाए एटमॉस्फेयर में अर्थ की, ठीक है, तब उसे हम क्या कहते हैं, बियर्ड। अब कोमेट क्या होते हैं, ये हम मिटा देता हूं। एस्ट्रॉइड तो आ रहे थे एस्ट्रॉइड बेल्ट से, कोमेट कहां से आते हैं, ये हमारा सन, ये सन के चारों तरफ हमारे रिवॉल्व कर रहे हैं क्या, प्लैनेट्स, जाइंट प्लैनेट्स, इसके बाद एक और बेल्ट होती है। सो जो कोमेट होते हैं वो इस बेल्ट से आते हैं। ठीक है, सो ये जो होती है कौन सी, कीपर बेल्ट या फिर ऊर्ट बेल्ट। ऊर्ट बेल्ट से जो एस्ट्रॉइड निकल के अर्थ की तरफ बढ़ता है या फिर सन की तरफ बढ़ जाता है, अर्थ की नहीं, सॉरी, सन की तरफ बढ़ेगा, क्योंकि इसकी ग्रेविटी जो पुल होता है वो ज्यादा होता है। ठीक है, तो ये किसकी तरफ बढ़ता है, सन की तरफ। ये सन की तरफ आएगा, फिर ग्रेविटी की वजह से फिर वापस इधर ही भाग जाएगा। ठीक है, सन की ग्रेविटी की वजह से वो डायरेक्शन फिर से चेंज कर लेता है। तो सन की ग्रेविटी क्या करती है, इसको अट्रैक्ट करती है।
अब these are the frozen body of gases and dust material held together by the rocky and metallic core. They have very long orbit around the sun. The tail of a comet increases in the length as it comes near to the sun and is always pointed away from the sun. Comet originate from Kuiper belt and Oort belt. So कीपर बेल्ट और ऊर बेल्ट से ही आते हैं और इनकी जो कोर होता है कम्स फ्रॉम, यहाँ पे लिख देता हूँ, और कोर जो होती है मेटेलिक होती है एंड रॉकी होती है। ये क्या होते हैं? फ्रोजन होते हैं, गैस होती है, फ्रोजन गैस विद मेटेलिक एंड रॉकी कोर। विद मेटेलिक एंड रॉकी कोर यू कैन से। अच्छा, और ये सन की तरफ बढ़ते हैं और सन के अराउंड घूम के फिर चले जाते हैं। वेरी एंड लॉन्ग ऑर्बिट अराउंड सन। और जो इनकी टेल होती है, उसकी जो पूंछ होती है इनकी, वो हमेशा सन से दूर रहेगी। ऐसे ये घूम तो ऐसे रहा है लेकिन सन से दूर रहेगी इससे। ऐसे होता है। अच्छा, ये सन से दूर क्यों होती है? बिकॉज ऑफ सोलर फ्लेयर। जो सोलर फ्लेयर की एनर्जी होती है वो इसकी जो गैसेस है उसको दूर भगा देती है। समझ रहे हो? क्योंकि मैंने बताया ना कि हमारे प्लैनेट्स भी, स्टार्टिंग के 4 प्लैनेट्स भी बेबी एटमॉस्फेयर इतना ज्यादा इसलिए नहीं है क्योंकि जो सोलर फ्लेयर्स है उसकी जो एनर्जी है वो बहुत ज्यादा है, जो उसका फोर्स है वो उसको वॉश आउट कर देता है। इसलिए जब ये एस्ट्रॉइड बेल्ट इस सॉरी जब ये कॉमेट्स कीपर बेल्ट से निकल के सन की तरफ बढ़ते हैं तो सोलर फ्लेयर की जो एनर्जी है वो इनकी बेल्ट से पहले तो हीट की वजह से इनका जो ऊपर की गैसेस होती है वो मेल्ट होने लगती है। ठीक है, वो लिक्विड फॉर्म में आती है और लिक्विड फॉर्म में आते ही सोलर फ्लेयर की एनर्जी की वजह से वो दूर फेंकने, मतलब उससे दूर फेंकने की, या वॉश आउट कहने दे सकते हो, या फिर कि उसे दूर फेंक देता है यार। समझो ना? ठीक है, सोलर फ्लेयर क्या करेगा? इसे दूर फेंक देगा। ठीक है, किससे? इसकी मेटेलिक कोर से। ठीक है, और जो गैसेस होगी वो हीट की वजह से क्या कर लेगी? अपने मतलब चमकने लगेगी। उसमें जो है वो फायर कैच कर लेती है। ठीक है, और वो चमकने लग जाती है और फिर जब धीरे धीरे जाता है वो धीरे धीरे और पास जाता है, इसकी बेल्ट और तेज होने लगती है और ज्यादा बड़ी होने लगती है और फिर वो घूम के वापस से उसी बेल्ट की तरफ, कीपर बेल्ट की तरफ ही मूव हो जाता है ऐसे। और इसकी जो टेल होती है वो हमेशा अवे होती है या दूर होती है सन से। आई होप ये चीज आपको समझ आ गई होगी और इसमें ऐसा कुछ नहीं है। उल्का पिंड होता है ना इस हिंदी में। जो भी है आप देख लेना। आज की क्लास यही खत्म करते हैं। कल से हमारा सोलर इक्लिप्स, हमारे इक्लिप्स ग्रैंड स्टार्ट हो जाएंगे। कल की क्लास में हम ग्रैंड कंप्लीट कर देंगे। फिर नेक्स्ट क्लास से हम अपनी जियोमॉर्फोलॉजी स्टार्ट करेंगे। ठीक है, जियोमॉर्फोलॉजी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, प्लस आपके मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो प्लीज बी अवेयर। ये इतना नहीं है, ये सिर्फ साइंस और टेक की दृष्टि से, विजन से इम्पोर्टेंट था। ठीक है, और कुछ रह गया वो इसमें बताने लायक? नहीं, थैंक यू सो मच एंड प्लीज रिव्यू दिस वीडियो टू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।